अब आप लोग खुश हो कि सिविल प्रोसीजर कोड का सीरीज शुरू हो गया। देखिए, आपको हम एक बात बता देते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हम आपके पॉइंट को, आपने जो मुझे बताया है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, ये कीजिए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर जीके जीएस के पेपर पे वीडियो बनाइए, हमको सब याद रहता है, लेकिन टाइम मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाती है। और हर एक का अगर हम डिमांड को पूरा करने में समय देंगे तो आप तक पहुंचने में भी तो समय लगेगा हमको ना। इसलिए ऐसा कभी मत सोचिए कि आपके रिक्वेस्ट को, आपके टॉपिक को हम भूल गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जबकि आपके टॉपिक को हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक में कि हाँ, हमको ये टॉपिक पे वीडियो बनाना है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, उनका ये आया है रिक्वेस्ट, तो ये वीडियो बनेगा। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा आप लोग। आज हम लोग फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे, जहाँ से छोड़े थे वहाँ से आगे बढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर कोड में। तो हम लोग 45 तक, जी हाँ, सेक्शन 45 तक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विद रिलेवेंट केस लॉज हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये सीरीज। अभी ये सीरीज पूरा चलेगा एंड तक, जब तक सिविल प्रोसीजर कोड खत्म नहीं होगा ये चलता रहेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। आज के सेशन को शुरू करें उसके पहले, अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पे जरूर फॉलो कर ले। अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए आपको मेरा प्रोफाइल लिंक, आपको डेली क्लास का लिंक, जी हाँ, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करोगे तो ऐसे ही फॉलो मत करो। आपके लिए क्या बेनिफिशियल है? आपके लिए बेनिफिशियल क्या है कि आपका सीआरपीसी अच्छे से पूरा डिटेल में आप देखोगे मेरे वीडियो को, तो मेरा कोई वीडियो ऐसा नहीं होता है कि मैं आधा अधूरा कुछ बताता हूँ। ऐसा बताना चाहता हूँ कि सलाह आपसे अगर कोई तीसरा कुछ पूछ भी देना तो आप एक बार भी नहीं फंसो। और दूसरी बात कि आपसे पूछने वाला 25 बार सोचे कि हम इससे क्या पूछेंगे। तो इस तरीके से पढ़ना है किसी टॉपिक को, इस तरीके के इंटेंट के साथ ही हम किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं कि एक एक चीज को निकाल के आपके सामने रखें कि कोई भी क्वेश्चन आए आप फंसो नहीं। तो अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो करो। फॉलो करो कैसे? जैसा मैं आपको बता रहा था, इसके लिए आपको मेरे लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, प्रोफाइल लिंक पे, जो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। या फिर आप देखो वहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जब देखोगे तो आपको दिखेगा कि स्पेशल क्लास, लाइव क्लास बोल के भी एक सेक्शन है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो लाइव क्लास में आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। लेकिन ऐसे नहीं पहुंचोगे, जब लाइव क्लास का टाइमिंग होगा तो उसी वक्त आप लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हो। लाइव क्लास का जो टाइमिंग है वो है आपको एक सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे एविडेंस एक्ट, सुबह 11 बजे एविडेंस एक्ट है, जी हाँ। और उसके बाद शाम का 7 बजे है, इवनिंग का 7 बजे सीआरपीसी। तो आपको बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है कि सर आपका क्लास अटेंड नहीं हो पा रहा है। कैसे होगा? जब जिस डेट का जो टाइमिंग होगा उस डेट का ही आपको क्लास अटेंड कर पाओगे लाइव आप। जैसे कि आज का क्लास था, हो गया, अब आप इसको लाइव अटेंड तो कर नहीं पाओगे, या आने वाले 2 दिन का बाद का क्लास है उसको तो अटेंड नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि कल 2 तारीख है ना, 2 मई है, तो 2 मई का आपको 2 मई का जो लाइव क्लास का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना लाइव क्लास का लिंक, एविडेंस एक्ट सीआरपीसी, 11 बजे सुबह, शाम का 7 बजे मिल जाएगा आपको। इस पर क्लिक करके अपने आप को एनरोल करवा लो। अभी आप एनरोल करोगे तो नोटिफिकेशन का बटन बोलेगा क्लिक करने के लिए, क्लिक कर देना। तो जब क्लास शुरू होगा 5 मिनट पहले ही से आपको नोटिफिकेशन आने लगेगा। या फिर आप मेरे डायरेक्ट प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके पहुंच सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको लाइव क्लास का लिंक ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, लाइव क्लास का एक्सेस ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, लाइव क्लास का एक्सेस आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा, जी हाँ, इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा जो है लॉ इज लाइफ। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही है, क्या है? लॉ इज लाइफ। अनलॉक कोड याद रखिएगा, रेफरल कोड याद रखिएगा, लॉ इज लाइफ। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अभी बम्पर ऑफर चल रहा है, बम्पर ऑफर चल रहा है। आपको बहुत ही लो कॉस्ट में आपको मिल जाएगा ये सब्सक्रिप्शन। और साथ ही साथ अगर इसमें से भी आप 10% डिस्काउंट चाहते हो अपने सब्सक्रिप्शन में, और 10% डिस्काउंट चाहते हो, तो फिर आप इस कोड को अप्लाई कर देना, लॉ इज लाइफ, है ना। तो अनअकैडमी पे फॉलो करो और डेली क्लास अटेंड करो लाइव मेरे साथ।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट और भी इंडियन पैनल कोड को भी लेके चल रहे हैं। तो मिस मत करो, अभी पूरा प्रिपरेशन करवाएंगे आप लोगों का। जब तक अभी कोई एग्जाम नहीं हो रहा, ये टाइम बच रहा है, इसमें हम पूरा प्रिपरेशन आपको करवाएंगे, पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट के साथ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं अब, है ना। सबसे पहले बात करते हैं प्रिसेप्ट का। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रिसेप्ट? तो देखो ये जो शब्द है प्रिसेप्ट, इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। अगर आप चेकआउट करोगे सिविल प्रोसीजर कोड तो कहीं नहीं डिफाइन किया गया है। लेकिन लिटरली इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिए। एन ऑर्डर इशूड बाय वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग सम वर्क। क्या हो गया, एक प्रकार का आदेश है प्रिसेप्ट, जो एक कोर्ट जारी करती है दूसरे कोर्ट को। क्यों करती है? कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ कार्य को करने के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रिसेप्ट। इज इट क्लियर? ओके। अब आता है उसका ऑब्जेक्ट। देखो ये हम पूरा बता चुके हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। प्रिसेप्ट के रिगार्डिंग डिटेल में लेक्चर ऑलरेडी दे चुके हैं। सेक्शन 47 के रिगार्डिंग भी ऑलरेडी लेक्चर दे चुके हैं। इसका भी आपको, इस वीडियो लेक्चर का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इन दोनों वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको इन शॉर्ट बता देते हैं क्या क्या होता है। मीनिंग समझ में आ गया। अब आता है ऑब्जेक्ट, कि आखिर प्रिसेप्ट इशू क्यों होता है। एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को ऑर्डर कब जारी करती है और उस ऑर्डर को हम प्रिसेप्ट मानते हैं कब। देखो सिचुएशन समझना। जब डिक्री होल्डर को लगता है कि वो अपने डिक्री से वंचित हो जाएगा, जो डिक्री उसके फेवर में पास हुआ है वो अपने डिक्री से वंचित हो जाएगा। तो किस सिचुएशन में ऐसा डिक्री होल्डर को लगता है? तब लग रहा है डिक्री होल्डर को कि जो डिक्री है, जिस प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिक्री पास हुआ है, वो प्रॉपर्टी दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है और वो प्रॉपर्टी को जजमेंट डेटर क्या करना चाहता है, डिस्पोज ऑफ कर देना चाहता है। अब भैया डिक्री होल्डर जिसके फेवर में डिक्री पास हुआ था, और डिक्री का संबंध उसी प्रॉपर्टी से जो दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, और जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुआ था वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना चाहता है। तो डिस्पोज ऑफ कर देगा तो डिक्री एग्जीक्यूट होगा कैसे? डिक्री एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर होगा भी तो कैसे मिलेगा उसको प्रॉपर्टी? फिर लफड़ा में पड़ जाएगा डिक्री होल्डर। तो क्या करता है कि जजमेंट डेटर प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सके, एलिएनेट नहीं कर सके, इसलिए क्या करता है, यहां पे डिक्री होल्डर अप्लाई करता है प्रिसेप्ट के लिए। तो अप्लाई करता है प्रिसेप्ट के लिए कोर्ट में, और उसके बाद एक कोर्ट उस कोर्ट को निर्देश देती है जिसके जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी है डिक्री होल्डर का, कि भैया आप उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लो, आप उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लो। तो ये इंटरिम अटैचमेंट भी आप कह सकते हो, ताकि जजमेंट डेटर प्रॉपर्टी को एलिनेट डिस्पोज ऑफ ना कर सके और डिक्री होल्डर अपने डिक्री से वंचित ना हो पाए। तो अब यहां आता सवाल कि कौन सा कोर्ट इशू करेगा प्रिसेप्ट, है ना। तो यहां पे आप जान लो, वो कोर्ट इशू करता है प्रिसेप्ट जिस कोर्ट ने डिक्री पास करा है। जिस कोर्ट ने डिक्री पास करा है वो इशू करता है प्रिसेप्ट, या जिस कोर्ट को डिक्री भेजा गया है एग्जीक्यूशन के लिए वही कोर्ट करता है इशू प्रिसेप्ट। तो इसके लिए ऑलरेडी सेक्शन 38 को आप लोग देखे ही थे, है ना, कि कौन सा कोर्ट एग्जीक्यूट करता है डिक्री। तो यहां पे भी इशू जो प्रिसेप्ट करेगा वो कौन, दो कोर्ट करेगा, ये समझ में आ गया। किस कोर्ट को जारी होता है प्रिसेप्ट, तो ये भी समझ में आपको आ जाना चाहिए कि अगर डिक्री होल्डर का प्रॉपर्टी उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत नहीं है जिसने डिक्री पास किया था, और उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत भी नहीं है जिसको डिक्री सेंड हुआ एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये दो कोर्ट तो कर नहीं सकता है। तो किसको होता है, किस कोर्ट को इशू होता है प्रिसेप्ट? तो जिस दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जजमेंट डेटर का प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगा और उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो डिक्री पास हुआ है, याद रखिएगा डिक्री भी उसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में पास होना चाहिए, तो वही कोर्ट को इशू होता है प्रिसेप्ट। समझ में आया? जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जजमेंट डेटर का प्रॉपर्टी होगा वही करेगा, उसी को होगा इशू प्रिसेप्ट। अब आता नेक्स्ट पॉइंट कि क्या वैलिडिटी, कितना टाइम बीइंग ये ऑर्डर इन्फोर्स सकता है। ऑर्डर ऑफ जो प्रिसेप्ट है, प्रिसेप्ट जो है ये कितना टाइम, उसका टाइम लिमिट क्या है, ये कितने समय तक के लिए वैलिड माना जाता है। तो उसका जो ड्यूरेशन है ये 2 मंथ। जिस डेट को ऑर्डर पास हुआ है उस डेट से 2 मंथ तक ही ये वैलिड होता है। लेकिन ये फर्दर अगर कोर्ट इसको एक्सटेंड कर दे, फर्दर ये 2 महीने से अधिक और अगर आगे बढ़ाती है कोर्ट तो फिर आगे भी बढ़ सकता है टाइम ड्यूरेशन। लेकिन ये एट फर्स्ट इंस्टांस इसका वैलिडिटी 2 मंथ का ही है, इस ऑर्डर का जो इशू हुआ अंडर सेक्शन 46, इसको हम प्रिसेप्ट कहते हैं। तो समझ में आ गया, ये 2 मंथ तक ही वैलिड माना था फ्रॉम द डेट
जिस डेट को ऑर्डर पास हुआ था उस डेट से, लेकिन ये टाइम पीरियड को आगे बढ़ाया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको और बता देते हैं इससे से कि कभी भी और जो सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग ऑर्डर हो रहा है जारी, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो अटैचमेंट हो रहा है प्रॉपर्टी का, वो उस प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता है जो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। दैट मीन्स टू से कि 46 अप्लाई नहीं होता है, 46 सेक्शन अप्लाई नहीं होता है उस प्रॉपर्टी पे जो सिचुएटेड है भारत के बाहर। प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, टू सच प्रॉपर्टी सेक्शन 46 इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? चलो ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जिस कोर्ट को प्रिसेप्ट इशू हुआ, जिस कोर्ट को प्रिसेप्ट इशू हो रहा है, वह कोर्ट प्रिसेप्ट के वैलिडिटी पे सवाल नहीं उठा सकती है। प्लीज लिसन केयरफुली। जिस कोर्ट को प्रिसेप्ट इशू हुआ है वो कोर्ट प्रिसेप्ट के वैलिडिटी पे सवाल नहीं उठा सकती है। तो ये कुछ बेसिक्स आपको बता दिए प्रिसेप्ट्स के रिगार्डिंग। अगर फिर भी नहीं समझ आया है तो वीडियो का लिंक आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। आता है 47, ये भी हम समझा दिए हैं। क्या इसको फिर से रिवाइज करा दे आप लोगों को? क्या 47 को फिर से रिवाइज करा दें? चलिए करा देते हैं। इन शॉर्ट समझिए क्या होता है। 47 क्या कह रहा है? कहता है क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस क्वेश्चंस को तय करेगा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही कर देगा तय। इसके लिए कोई सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट करने का जरूरी नहीं है। तो सवाल उठता है कि वो कौन कौन सा क्वेश्चंस है, वो कौन सा क्वेश्चंस होगा और वो किसके बीच में होना चाहिए अराइज। तो कहता है कि जो भी क्वेश्चन अराइज हुआ है बिटवीन पार्टीज टू द सूट इन विच डिक्री इज पास्ड, जिस सूट में डिक्री पास हुआ है उस सूट में जो लोग पार्टीज हैं या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में अगर कोई क्वेश्चन उठा डिक्री के एग्जीक्यूशन को लेके, डिक्री के सेटिस्फैक्शन को लेके, डिक्री के डिस्चार्ज को लेके, दैट मीन्स टू से सवाल उठ गया पार्टीज या उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, वो पार्टी वो रिप्रेजेंटेटिव जिसका संबंध सूट से होना चाहिए और वो सूट से जिसमें डिक्री पास हुआ है, और क्वेश्चन जो उठा है उसका संबंध होना चाहिए इस बात से, और उसको तोड़ते हैं कि क्या डिक्री एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, क्या डिक्री डिस्चार्ज हुआ या नहीं, क्या डिक्री सेटिस्फाइड हुआ या नहीं। ये क्वेश्चंस अगर अराइज हो जाए तो फिर इस क्वेश्चंस को डिस्पोज ऑफ कौन करेगा? क्या इसके लिए अलग से सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट करना है कोर्ट में? नहीं, इस क्वेश्चन को तय कर देगी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। जिस कोर्ट को डिक्री सेंड हुआ है फॉर एग्जीक्यूशन वही तय कर देगी। इसके लिए सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट करने का जरूरत नहीं है। और कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट उसमें पहलू है, देखोगे एक्सप्लेनेशन है 1, 2। जैसे कि अगर डिक्री जिसके फेवर में पास हुआ और जिसके अगेंस्ट पास हुआ है, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा? पार्टीज टू द सूट माना जाएगा। उसके अगर सवाल उठा कि कोई व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है पार्टी का, तो ये माना जाएगा ये जो क्वेश्चन है रिलेटिंग टू डिस्चार्ज सेटिस्फैक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री से रिलेटेड है। परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी परचेज्ड हुआ है किसी व्यक्ति के द्वारा और उस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को परचेज किया इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, तो वो परचेजर भी माना जाएगा पार्टीज टू द सूट। तो ये सब कुछ बेसिक्स आप देख लेना, चेकआउट करना। सेक्शन 47 को पूरा डिटेल में बताया है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद उसमें क्या आता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि क्या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिक्री के वैलिडिटी पे सवाल उठा सकती है कि जिस कोर्ट ने डिक्री सेंड किया है, ट्रांसफर किया है फॉर एग्जीक्यूशन, तो उस कोर्ट को कहते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। तो वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या डिक्री के वैलिडिटी पे सवाल उठा सकती है? तो जनरली क्या होता है, आंसर आएगा आपका नो। आंसर क्या आएगा? नो। लेकिन कब उठाएगी? 5 सिचुएशन क्या है ये मैंने डिटेल में बताया है। आप वीडियो चेकआउट करना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएगा लिंक, टेंशन मत लो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि ऐसे कौन कौन सिचुएशन है कि जब डिक्री के वैलिडिटी पे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट सवाल खड़ा कर सकता है। और उसके बाद ये जो सबसे नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे महत्वपूर्ण कि कोई भी डिक्री ऑर्डर कितना टाइम पीरियड के विद इन एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, लिमिटेशन क्या है इसका? क्या सेक्शन 47 के ऑर्डर से अपील होगा
क्या सेक्शन 47 के ऑर्डर से रिवीजन होगा, ये सब हम बताएं आपको, पूरा चेकआउट कर लो, लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका हम दे देंगे, निश्चिंत रहो। फिर भी नहीं मिले ना आपको लिंक, चलो नहीं मिल रहा लिंक, आप लोग को नहीं भी लिंक मिल रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, आपको मिल जाएगा। 48 पे आते हैं। 48 हट गया, पढ़ने का जरूरत नहीं है। 49 पे आते हैं। 49 क्या कहता है, ट्रांसफेरी। ट्रांसफेरी कौन होता है, ट्रांसफेरी ऑफ द डिक्री, डिक्री होल्डर के फेवर में डिक्री पास हुआ और वो डिक्री, देखो डिक्री ट्रांसफेरेबल है, डिक्री मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है और डिक्री ट्रांसफेरेबल होता है, तो जिसको डिक्री ट्रांसफर हो गया दैट इज कॉल्ड ट्रांसफेरी। तो ये हो गया 49। अब आते हैं सेक्शन 50 को समझते हैं। सेक्शन 50 क्या कहता है। सेक्शन 50 कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसके कॉन्सेप्ट को समझना है बस। ये सब जो सेक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें 51 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है लेकिन पढ़ना है, हमको समझाना है, आपको समझना है। तो 50 क्या कहता है, देखो सेक्शन 50 का एक पॉइंट याद रखना, बस ये पॉइंट याद रखना। क्या कहता है, वेयर जजमेंट डेटर, अगर जजमेंट डेटर मर गया बिफोर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री, डिक्री के सेटिस्फाइड होने के पहले ही जजमेंट डेटर मर गया, तो डिक्री होल्डर जो है क्या एग्जीक्यूट कर सकता है डिक्री को उस जजमेंट डेटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ। तो सेक्शन 50 कहता है बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आपने एक चीज को नोटिस नहीं किया होगा, यहां कहता है कि जजमेंट डेटर का मरना जरूरी है, कब, नॉट आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिक्री, डिक्री के पास होने के पहले मरना जरूरी नहीं है जजमेंट डेटर का, डिक्री का सेटिस्फाइड होने के पहले मरना जरूरी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जजमेंट पास हुआ जजमेंट डेटर के अगेंस्ट, उस वक्त जजमेंट डेटर जिंदा था, लेकिन डिक्री सेटिस्फाई होता डिक्री उसके पहले ही वो मर गया, तो फिर डिक्री होल्डर क्या करेगा, उस डिक्री को एग्जीक्यूट करेगा उस जजमेंट डेटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट। तो अब दूसरा सवाल उठता है कि कौन सा कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट करेगा ऐसे डिक्री को, तो दो ही कोर्ट एग्जीक्यूट करेगा, विच पास द डिक्री और टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। तीसरा बात उठता है कि कहां तक लायबिलिटी होता है इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, तो जो भी प्रॉपर्टी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिला है इस जजमेंट डेटर से, तो उस प्रॉपर्टी तक ही लायबिलिटी होता है इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। और दूसरा कंडीशन क्या है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ भी नहीं किया हो, अगर डिस्पोज ऑफ कर दिया फिर इसके अगेंस्ट नहीं होगा एग्जीक्यूट डिक्री। और चौथा पॉइंट जान लो कि कोर्ट भी एप्लीकेशन पे डिक्री होल्डर का या सू मोटो इसको कह सकती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कि भैया आप अकाउंट पेश करो बिफोर कोर्ट कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसका पूरा ब्यौरा सौंपो कोर्ट को, इस बात के लिए मजबूर किया सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो ये चार बात आपको याद रखना है सेक्शन 50 से। अब आते हैं, प्रोसीड करते हैं सेक्शन 51 पे। सेक्शन 51 कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन। तो यहां पे कौन कोर्ट इन्फोर्स करता है डिक्री, ये समझ में आ गया है आपको। अब किन किन तरीकों से डिक्री एग्जीक्यूट होता है, इन्फोर्स होता है, ये भी जान लीजिए। तो मूलतः सेक्शन 51 बताता है मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। तो क्या होता है, पहला बाय डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, बाय अरेस्ट, बाय डिटेंशन इन प्रिजन, बाय अटैचमेंट, बाय अटैचमेंट एंड सेल, बाय सेल विदाउट अटैचमेंट, या फिर कोई भी मैनर में हो सकता है जो रिजनेबल होगा। तो कुछ ऐसे मोड्स जिसके अकॉर्डिंग डिक्री एग्जीक्यूट होता है, बाय डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच प्रॉपर्टी, जिसके रिस्पेक्ट में डिक्री पास हुआ है, बाय डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी, बाय अटैचमेंट एंड सेल, बाय सेल विदाउट अटैचमेंट, बाय अरेस्ट of the judgment debtor, by detention prison of the judgment debtor, या in such other mode जो कि reasonable हो as per the relief required। याद रखिएगा इस तरीके से डिक्री एग्जीक्यूट होता है। लेकिन और भी इंपॉर्टेंट बात है सेक्शन 51 में, जैसे कि याद रखिएगा कि अगर मान लो जजमेंट डेटर के खिलाफ, ये बोर्ड पे लिखा हुआ जो बात है जो हम बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लिख लिया करना आप लोग। तो जो पॉइंट बता रहे थे क्या था कि मान लो जजमेंट डेटर के खिलाफ डिक्री पास हुआ और वो डिक्री है
फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। तो याद रखिएगा, जजमेंट डेटर के अगेंस्ट वो डिक्री एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक जजमेंट डेटर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाता है ऑफ बीइंग हर्ड। जब तक जजमेंट डेटर को नहीं सुना जाएगा तब तक डिक्री जो पास हुआ है अगेंस्ट जजमेंट डेटर रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ द मनी वो एग्जीक्यूट नहीं होगा बाय डिटेंशन इन प्रिजन। कैसे एग्जीक्यूट नहीं होगा? बाय डिटेंशन इन प्रिजन नहीं होगा एग्जीक्यूट, बिना अपॉर्चुनिटी दिए हुए, बिना जजमेंट डेटर को सुने हुए। ये हो गया जनरल रूल। लेकिन फिर इसका भी अपवाद है कि कब बिना जजमेंट डेटर को सुने हुए भी डिक्री एग्जीक्यूट हो जाएगा बाय डिटेनिंग सच जजमेंट डेटर इन प्रिजन। वो सिचुएशन क्या है कि अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो जाएगी, अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो जाएगी, चाहे वो डिक्री होल्डर के एप्लीकेशन पे सेटिस्फाइड हो या अदरवाइज, सेटिस्फाइड होना जरूरी है कोर्ट को कि जजमेंट डेटर क्या कर रहा है, वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है, प्रॉपर्टी को रिमूव कर रहा है कोर्ट के जुरिसडिक्शन से, तब जजमेंट डेटर को बिना सुने उसके खिलाफ डिक्री एग्जीक्यूट होगा फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। कैसे? बाय डिटेनिंग हिम इन प्रिजन। या फिर अगर जजमेंट डेटर इन फिड्यूसरी कैपेसिटी में लायबल है पे करने के लिए, फिर भी वो नहीं पे करता है, तो बिना उसको सुने हुए डिक्री एग्जीक्यूट हो जाएगा। या फिर अगर डिक्री होल्डर को पता है, अगर डिक्री होल्डर को पता है कि उसको पे करना है और वो पे नहीं करता है, जानबूझ के पे नहीं करता है, तो फिर यहाँ पे उसके खिलाफ डिक्री एग्जीक्यूट हो जाएगा बिना उसको सुने हुए। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया सेक्शन 51 से। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन क्या होता है? साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन क्या आप जानते हो? नहीं जानते हो तो समझ लो। साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन का जो प्रोविजन है वो है ऑर्डर 21 रूल 30। ऑर्डर 21 का कौन कौन सा आपको रूल पढ़ना है ना, वो हम बता दिए, अच्छे से बता दिए। सबको पढ़ना जरूरी नहीं है, 106 रूल है उसमें ऑर्डर 21 में, तो सबको पढ़िएगा नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल बनता है, उसको पढ़ना। वो क्या है वो आपको हम बताए हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। हम बात कर रहे थे साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन का। साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन क्या होता है? जब डिक्री जजमेंट डेटर के पर्सन के अगेंस्ट भी एग्जीक्यूट हो और उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी एग्जीक्यूट हो। मतलब डिक्री एक और एग्जीक्यूशन का जो मोड है वो दो, जजमेंट डेटर के पर्सन के अगेंस्ट या उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, दोनों एक साथ, तो इसको कहते हैं साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। तो क्या एक प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर के पर्सन के अगेंस्ट मींस टू से बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन के अकॉर्डिंग भी एग्जीक्यूट होगा और उसका जो प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को अटैच सेल किया जाएगा? क्या एक ही प्रॉपर्टी का दो काम हो सकता है इस तरीके से? तो इस बात का मना ही नहीं है सिविल प्रोसीजर कोड में, संभावना होगा तो हो जाएगा। यह होता है साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, लेकिन जनरली कोर्ट ऐसा नहीं करती है। तो इतना बात आपको सेक्शन 51 से याद रखना है, याद रखना है आपको। वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे सुनिएगा, 2 बार समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ में आएगा तो बोलिएगा सर नोट्स समझा दीजिए, बोर्ड पे लिख के समझाइए, तो वही बता देंगे आपको अपने लाइव सेशन में, है ना। तो यूट्यूब पे लाइव सेशन कब होता है? 9 बजे, रात का 9 बजे, रात का 9 बजे हर दिन। 52 इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जो डिक्री पास हो रहा है ये डिसीज्ड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ ही पास हो रहा है। 50 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट डिक्री पास नहीं हुआ था, वो जजमेंट डेटर के अगेंस्ट ही पास हुआ था। लेकिन यहाँ पर जजमेंट डेटर का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके अगेंस्ट ही डिक्री पास हुआ है, तो वो डिक्री कैसे एग्जीक्यूट होगा वही बताता सेक्शन 52। तो यही मैनर में एग्जीक्यूट होगा। बस इतना ही बात आपको समझना है कि मैनर यही होगा एग्जीक्यूशन का। बस फर्क क्या है दोनों के बीच में कि यहाँ पर डिक्री पास हो रहा है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट ही हो रहा है, यहाँ पर जजमेंट डेटर के अगेंस्ट डिक्री पास हुआ था। ये हो गया 52। ये सब सवाल बनता नहीं है लेकिन फिर भी जान लीजिए। उसके 53 में आते हैं। 53 क्या है? लायबिलिटी ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होता है? पूर्वजों की संपत्ति। उसका क्या लायबिलिटी होगा इसके बारे में बताता है सेक्शन 53। देखो हिंदू लॉ जब आप पढ़ोगे तो आपको पाइस ऑब्लिगेशन आता है कि मान लो कि अगर डिपेंडेंट को, डिसेंडेंट को, जो भी डिसेंडेंट को प्रॉपर्टी मिला है और उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो डिसीज्ड है उसका कर्ज है, किसी थर्ड पर्सन से कर्ज लिया हुआ है, तो कर्ज को बिना चुकाए हुए वो डिसीज्ड मर गया और जैसे मरा तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसके डिसेंडेंट को चला गया, उसका जो नीचे का वंशज है उसको चला गया। तो क्या अब वो जो डिसेंडेंट है क्या वो मुक्त हो गया उस डेट से? जो लिया गया था उस डिसीज्ड के द्वारा नहीं मुक्त हुआ है।
वो उस पर तो लायबिलिटी नहीं है। देखो डिसेंडेंट पे तो कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन आप पढ़ोगे तो जनरली लायबिलिटी नहीं होता कि पे करे वो डेट जो उसके असेंडेंट लेके मर गए, उसका लायबिलिटी नहीं होता, लेकिन उसका भी अपवाद है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी उसको मिला है भैया, जो प्रॉपर्टी मिला है उस प्रॉपर्टी से वो पे करेगा डेट को। वहाँ पे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास आया है, उस प्रॉपर्टी से वो डेट को पे आउट करेगा जो डिसीज्ड लेके मर गया। तो ये कंसेप्ट है, बस समझ लेना लायबिलिटी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। उसके बाद है 54 पार्टीशन ऑफ स्टेट एंड सेपरेट पोजीशन ऑफ शेयर, सेपरेशन ऑफ शेयर। मतलब कि मान लो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लो डिक्री जो पास हुआ है उसका संबंध है पार्टीशन ऑफ स्टेट से या सेपरेट पोजीशन ऑफ शेयर से, तो इसके लिए देखो और हमको ऑर्डर 20 रूल 18 को भी पढ़ना पड़ता है एक साथ, दोनों एक ही चीज़ को गवर्न कर रहा है। तो अगर मान लो डिक्री पास हुआ किसी प्रॉपर्टी के पार्टीशन के रिस्पेक्ट में या सेपरेट पोजीशन ऑफ शेयर के रिस्पेक्ट में, और वो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट है, मतलब उस प्रॉपर्टी से रेवेन्यू पेड होता है गवर्नमेंट को, तो वैसे डिक्री को एग्जीक्यूट कौन करेगा, बस इतना बताता है। तो कौन करेगा? जो कलेक्टर होगा वो करेगा, या जो कलेक्टर का सबऑर्डिनेट होगा वो करेगा, है ना। तो ये हो गया सेक्शन 54। तो आपका सिविल प्रोसीजर कोड 1 से 54 तक हो गया। हम भूलते नहीं हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग का हर एक डिमांड, हर एक रिक्वेस्ट टॉपिक का पूरा करते हैं। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई पर्सनल क्वारी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मुझे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो हमारे टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से ऐड हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अनअकैडमी पे जल्दी से जुड़ जाओ मेरे साथ और अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट को और बेहतर कर लो। और लाइव क्लास तो हम करते ही हैं डेली यूट्यूब पे ठीक 9 बजे, तो टाइमिंग पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी के लाइव क्लास का फ्री है, फ्री एक्सेस है। आप अभी आपको कोड यूज कर लो, लॉ इज लाइफ, फ्री एक्सेस है। तो दोस्तों आज लेक्चर वीडियो में इतना ही, अब आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी।